नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं अर्थशास्त्र एक परिचय, जो कि उपयोगी होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ री एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही ये देखें तो अपर यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत देखें तो 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, एसएससी परीक्षाओं के लिए ईपीडब्ल्यूएससी द्वारा आयोजित पेट 2025 के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और साथ ही विषय वाइज शिक्षक भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है, जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा देखें बेस्ड ऑन माइंड मैप पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ यूपीएससी यानी यूपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है उसमें आरओ एआरओ री एग्ज़ाम है और अपर पीटी एग्ज़ाम 2025 से उसके सिलेबस के हिसाब से बेस्ड ऑन माइंड मैप पर देखें तो हिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्ट यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें तो इसके दोनों भाग यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। और देखें तो भारत की राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत हमने भारतीय संविधान के पृष्ठभूमि को यानी उसकी भूमिका को यानी बैकग्राउंड से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक के सारे जो पार्ट है अनुच्छेद सहित समझने का प्रयास किया है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। उसमें बेस्ड ऑन माइंड मैप के साथ साथ एम लक्ष्मीकांत के इनपुट भी उसमें निहित किए गए हैं, यानी एग्जाम दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण बनाए गए हैं। इसके बाद देखें जो ये तीसरा पार्ट हम लेकर चौथा पार्ट चल रहे हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप पर, वो अर्थशास्त्र है। इसके भी एक महत्वपूर्ण लेक्चर बना चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा हिंदी के जो 6 टॉपिक है 6 टॉपिक को महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए अर्थशास्त्र में देखते हैं एक परिचय के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण जानकारी पूर्व के लेक्चर में हम देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आप इसको एक गहन दृष्टि के रूप में इसको देख लें कि पूर्व के लेक्चर में ये सारी जानकारी दी जा चुकी है, इसलिए आप यहाँ पर डीपली जो है पूर्वावलोकन कर लें इस नोट्स का। और जो होगा आगे आगामी जो टॉपिक होगी उस पर महत्वपूर्ण रूप से लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप इस जो है टॉपिक को यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप के जो महत्वपूर्ण नोट्स है इसको आप देख लें, एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं ये। तो यह पूर्व कलेक्शन बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं, इसलिए इस नोट्स को हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको केवल एक बार डीपली देख लें। ये सारी जानकारी पूर्व कलेक्शन में हम दे चुके हैं, ये सारी जानकारी पूर्व कलेक्शन में दिया जा चुका है, इसलिए आप इसको डीपली एक बार देख लें। तो यहाँ तक यह पूर्व का लेक्चर में हम दे चुके थे, इसको आप देख सकते हैं। निजी बैंक और उसके जो है अध्यक्ष तला की अपडेट इसमें नहीं किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं स्थापना कब हुआ, मुख्यालय क्या है, कांस्टेंट रहेंगे, नहीं बदलेंगे। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके बाद नाबार्ड आप देख सकते हैं इसकी स्थापना ये कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाबार्ड है। इसके बाद सिडबी को भी देख सकते हैं, ग्रामीण और संरचना विकास निधि है, सिडबी को भी देख सकते हैं। इसकी स्थापना देखें तो 1964 में जो सार्वजनिक निगम यानी सॉरी यूटीआई है, सिडबी जो आगे होगा इसमें, यानी इसमें देख सकते हैं ये जो है आपका सारी जानकारी इसमें दी जा चुकी है। सिडबी यहाँ पर है, हम इसको यहाँ पर जो है इस जो चार्ट बनाया गया इसमें सिडबी की देख सकते हैं। इसकी स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी 1990 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना 1964 में। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, संस्था और स्थापना वर्ष इसमें दिया गया चार्ट में, तो उसको आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड सहित जो है सिडबी इत्यादि को भी दिया गया है, तो आप इसको देख लें। एसबीआई को भी दिया गया है और एलआईसी को दिया गया है, सारी जानकारी इसमें आरबीआई के बारे में दिया गया। तो आगे से लेक्चर में कवर करते हैं। तो इसमें देखें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के बारे में दिया गया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी है। इसको किस प्रकार से कहा गया इसको देख लें। सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस के बारे में, भारतीय वित्तीय बाजार इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में दिया गया है, इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर क्या है इसको भी देखा जा सकता है। ये सेबी द्वारा निगमन नियंत्रण होता है, जबकि आरबीआई द्वारा यह नियंत्रित होता है। इन दोनों मुख्य अंतर को आप देख सकते हैं। बुल एंड बियर अक्सर एग्जाम पूछता है, तो यहाँ से इसको देखते हैं। बुल किसे कहते हैं, बियर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बुल और बियर के रूप में जो है कई बार एग्जाम पूछा। ऐसी निवेशक जो किसी विशिष्ट प्रतिभूति शेयर को मूल्य बढ़ाने की प्रत्याशा रखता है उसे बुल या तेजड़िया कहते हैं। बुल को तेजड़िया भी कहते हैं। मूल्य कम होने की प्रत्याशा रखने वाले निवेशक को बियर या मंडरिया कहते हैं, अक्सर एग्जाम पूछता है। बियर्स प्राय शेयरों की बिक्री करते हैं जो उनके पास होते ही नहीं, इस प्रकार से सौदे को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो यह जो इकोनॉमिक्स की भाषा में इंपॉर्टेंट होता है,
इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें भी अक्सर पीटी एग्जाम पूछ सकता है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा है। हालांकि ये जो आईएएस के प्रश्न यानी यूपीएससी के प्रश्न में कई बार पूछा गया है और यूपीपीसीएस में ही पूछे गए, इसलिए आप ध्यान दें। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण शेयर बाजार जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में फरमानी समिति यानी समिति को रखने की सिफारिश पर आधार पर हुई थी। इसका प्रमुख प्रवर्तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका मुख्यालय वर्ली दक्षिण मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर भी देख लें कहाँ पर है, वर्ली दक्षिण मुंबई में। इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को देख सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये अक्सर पूछता है। बॉम्बे शेयर बाजार की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, बहुत पुराना है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, यानी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। वर्ष 2005 में यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रूपांतरित हो गया है। इसका वर्तमान नाम जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE वर्ष 2002 में किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी शेयर सूचकांक यानी शेयर सेंसेक्स 30 महत्वपूर्ण कंपनियों को शेयर, यानी इसमें कितने शेयर है, 30 हैं। सेंसेक्स सूचकांक की रचना वर्ष 1996 में की गई थी। BSE का सेंसेक्स शेयर सूचकांक बाजार की प्रवृत्तियों और दिशा को व्यक्त करने का सबसे प्रमुख सूचक है। और देखें जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 कंपनियां जो हैं शेयरबद्ध हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखें तो एशिया का सबसे पुराना जो एक स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये सारी जानकारी इसमें है। भारत में प्रमुख क्रेडिट एजेंसियों के बारे में पूछ देता है, यानी विश्व की क्रेडिट एजेंसियाँ जैसे देखें S&P है, यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, इत्यादि जो है। उसी प्रकार से भारत में भी क्रेडिट एजेंसियाँ होती हैं, उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसमें देखें कौन से, पहला क्रिसिल है, यानी क्रिसिल का मतलब क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्रिसिल है। इसका देखें ये एक वैश्विक ग्लोबल एनालिसिस विश्लेषक कंपनी जो रेटिंग, रिसर्च और जोखिम एवं नीति संबंधी सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराती है। क्रिसिल की बहुमत शेयरधारक कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। इसका बहुमत शेयरधारक कंपनी जो कि विदेशी कंपनी है। क्रिसिल का मुख्यालय मुंबई में है। नोटेड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी ICAR को देखें, ये एक व्यावसायिक और स्वतंत्र भारतीय इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। इस एजेंसी की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज की भागीदारी है। मूडीज भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है और स्टैंडर्ड एंड पुअर है, ये दो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं। इसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी गुरुग्राम, पहले जो गुड़गांव था वो अब गुरुग्राम हो गया, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है ICAR का। इसके बाद केयर को देखते हैं, यानी क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। इस एजेंसी की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रमाणित की जाती है, यानी भारत सरकार द्वारा प्रमाणित की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी और अन्य विनियामक संस्थाएं केयर द्वारा जारी रेटिंग की मान्यता देती हैं। विश्व के 3 प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, फिच एंड क्रिस हैं। यानी विश्व का पूछेगा, विश्व की प्रमुख क्रेडिट एजेंसी तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, इसके बाद मूडीज है, फिच और क्रिस। जबकि भारत का पूछेगा तो केयर देख सकते हैं, ICAR है और क्रिस जो भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं। और हमने देखा कि जो क्रिसिल है इसमें बहुत शेयर किसका, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का है। और ICAR में देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय इसमें जो भागीदारी, मूडीज की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मूडीज जो है उसकी भागीदारी इसमें ICAR में है। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से इसमें कवर करते हैं। तो भारत में म्यूचुअल फंड की अग्रणी कंपनियां देखें, कॉम्परेटिव रेटिंग इंडेक्स सोरवेंस देखते हैं। म्यूचुअल फंड की जो अग्रणी कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो HDFC म्यूचुअल फंड यानी HDFC म्यूचुअल फंड है, रिलायंस MF है और ICICI MF है, बिरला सन लाइफ है और UTI MF है। भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड SEBI अक्सर इसके बारे में पूछ देता है कि स्थापना और इसका कब क्या हुआ, सारी जानकारी इसके रूप में देख लेते हैं SEBI के बारे में। तो शेयर बाजार में चलने वाले व्यापक और बृहद कारोबार के विनियमित व नियंत्रण हेतु वर्ष 1988 में केंद्र सरकार द्वारा कानून पास करके एक गैर संवैधानिक संस्था के भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड की स्थापना की गई। 30 जनवरी 1992 के अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी इसके वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया। सेबी का पूर्ण रूप देखें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में, हेडक्वार्टर मुंबई में इसका है। यानी इसकी स्थापना पूछेगा तो 1988 हो जाएगा, जबकि वैधानिक दर्जा लीगल इसको बनाएगा 30 जनवरी 1992। तो ज़्यादातर 30 जनवरी 1992 को ही ये देता है एग्जाम में। और इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर हमने देखा कि मुंबई में है। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए, यानी 3 में इसके क्षेत्रीय रीजनल हेडक्वार्टर हैं। चलिए आगे देखते हैं, ड्यूअल लिस्टिंग के बारे में देख लें। तो ड्यूअल लिस्टिंग का मतलब उस प्रक्रिया को होते हैं जिसके तहत कोई कंपनी 2 अलग अलग देशों में स्टॉक एक्सचेंजों में खुद को सूचीबद्ध कराती है। इसके बाद देखें, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRD अक्सर एग्जाम इसको पूछता है।
इसका गठन मल्होत्रा समिति, ये मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर 19 अप्रैल 2000 में किया गया था। उस दौरान जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनिमय, संवर्धन, संबंधित आकस्मिक मामलों पर कार्य करना तथा पॉलिसी धारकों की हितों की रक्षा करना, इसका उद्देश्य याद कर सकते हैं। इसका मुख्यालय हैदराबाद में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो 26 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत IRDA का नाम बदलकर IDRAI कर दिया गया। यानी IRDA का नाम अब क्या हो गया? आई तो अपने स्थान पर ही है, डी बीच में आ गया है, यानी इसमें यानी ID हो गया है, फिर R आया है, फिर A के बाद I इसमें जोड़ दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया। 26 दिसंबर 2014 से इसका नाम A कर दिया गया। इसका नाम याद रखना है कि बदला गया है और क्या बदल कर हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश में देखें तो भारत में अप्रैल 1993 में केंद्र सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में सुधार को सुझाव देने हेतु मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, इसके बारे में देख लें। तो संसद के अधिनियम के तहत सितंबर 1956 में LIC की स्थापना कई बार पूछ देता है। तो 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC अपने मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय, इसका हेडक्वार्टर का मुंबई है, के अतिरिक्त 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा कार्य करती है। चलिए आगे इसमें देख सकते हैं यह जानकारी इसमें। तो भारतीय साधारण बीमा कंपनी यानी GIC, जैसे LIC उससे पर GIC है। तो नवंबर 1972 में भारत सरकार ने भारतीय साधारण बीमा निगम यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC के नाम से सरकारी कंपनी की स्थापना की। ध्यान रखना, सरकारी कंपनी की स्थापना की, जिससे बाद में 4 साधारण बीमा कंपनियों में विभाजित कर दिया गया है। इसने 1 जनवरी 1973 से कार्य करना प्रारंभ किया। GIC को 4 प्रमुख कंपनियों में विभाजित किया गया। 4 यहाँ 4 लिख दिया है, 4 साधारण बीमा कंपनियों में विभाजित किया गया। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं पहले देख सकते हैं। GIC जो है एक गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं, बल्कि GIC जो है बीमा कंपनी है, इसको याद रखना है। यानी GIC का मतलब क्या है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC है। इसको 4 भागों में कब बांटा गया? 1 जनवरी 1973 से कार्य करना प्रारंभ किया, उसको 4 भागों में बांट दिया गया। पहला देखें, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली में है, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चेन्नई में है। इसके बाद लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस के बारे में देखें तो राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी सियासत सरकार की आय, व्यय तथा ऋण से संबंधित प्रक्रियाओं से। राजकोषीय नीति का संबंध अर्थव्यवस्था निष्पादन को सुधारना तथा लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने से है। वित्तीय घाटा देख लेते हैं, यानी फाइनेंशियल डिफिसिट क्या है? जब सरकार का व्यय, ध्यान दें, जब सरकार का व्यय उसकी आय प्राप्ति से अधिक हो जाए, यानी खर्चा ज़्यादा कर दे और आमदनी कम हो, तो वहाँ वित्तीय घाटा होता है। तो सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए जिस व्यवस्था का सहारा लेते हैं उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद देखें पूंजीगत घाटा क्या होता है? सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय के अंतर को पूंजीगत घाटा कहते हैं, कैपिटल डिफिसिट कहते हैं। सरकार की पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हो जाए तो इसकी पूर्ति राजस्व खाते से अधिशेष के द्वारा हो रही है। बजटीय घाटा देखें तो सरकार के बजट में कुल प्राप्तियों की तुलना में यदि कुल व्यय अधिक हो, यानी व्यय जहां पर अधिक हो और प्राप्ति कम हो, वहाँ घाटा रहेगा ही, उसे बजटीय घाटा कहते हैं। चाहे वो बजट के रूप में घाटा हो, चाहे वह पूंजी के रूप में घाटा, चाहे वित्तीय रूप में घाटा हो। यानी खर्चा ज़्यादा कर देगा, आमदनी कम होगी तो घाटा रहेगा ही, उसका नाम अलग अलग कर दे वो अलग बात है। इसके बाद 15वां वित्त आयोग देखें, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है। तो 15वां वित्त आयोग देखें तो संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सरकार ने 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया था, जबकि 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को किया था। 31 दिसंबर 2024 को जो है यह देखें तो 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। किनकी अध्यक्षता में? अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में जो है 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। इसका मुख्यालय, यानी देखें इसका मुख्यालय जो वित्त आयोग, इसका मुख्यालय जवाहर व्यापार भवन, टाइल्स मार्ग, न्यू दिल्ली है। इसके अध्यक्ष NK सिंह थे, 15वें के NK सिंह, और जबकि 16वें के जो है अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। और ये 15वें वित्त आयोग अपनी संस्तुति दे दिया गया है, वो अपना जारी भी है। इसको हमने पूर्व लेक्चर में या इसी पार्ट में महत्वपूर्ण से समझ लिया है वित्त आयोग के संबंध में। हालांकि यह देखें तो आपका जो है संवैधानिक भारत की राज्य व्यवस्था हमने महत्वपूर्ण से समझ लिया है। आप भारत की राज्य व्यवस्था वाले पार्ट में जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। वित्त आयोग से संबंधित, नीति आयोग से संबंधित, योजना आयोग से संबंधित सारी जानकारी दी जा चुकी है, इसलिए यहाँ पर हम देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं CBIC यानी दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम को देखें तो इसके नोडल एजेंसी कस्टम डिपार्टमेंट GST, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एंड नारकोटिक्स है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में अपडेटेड नहीं किया गया है, अध्यक्ष उस दौरान नहीं थे। मुख्यालय इसमें अब यहीं रहेगा, वित्त मंत्रालय उत्तरी ब्लॉक नई दिल्ली के पास है। मोटो इसका क्या? देश सेवार्थ कर संचय। पहले इसका नाम CBEC था, इसका पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम था। CBR एक्ट के द्वारा पारित इसका नाम क्या बना दिया गया? CBIC कर दिया, ई की जगह आई कर दिया गया है। इसके बाद GST देख लेते हैं।
यानी 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर संक्षेप में से वसेक, यानी ये भी याद रखना, इसको वसेक भी कहते हैं। यानी वसेक का मतलब वस्तु एवं सेवा, ये सेवा और कर से को है, यानी प्रत्येक का पहला पहला शब्द लिया गया। हिंदी का भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान दें कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके लागू होने से केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, 101वां संविधान संशोधन किया गया। 30 जून 2017 की मध्यरात्रि में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण किया गया था। 30 जून 2017 की मध्यरात्रि में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मोदी द्वारा विमुद्रीकरण किया गया था। ये 2016 की घटना है। 8 नवंबर 2016 का जो विमुद्रीकरण किया था, शाम 8 बजे को उन्होंने भाषण दिया था। तो हम देख चुके हैं पूरे में, हालांकि जो डेट दिया थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी भारत के वित्त मंत्री किसके अध्यक्ष होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जीएसटी जो है इसके अध्यक्ष, जो भारत का वित्त मंत्री होगा वहीं इसका अध्यक्ष होगा। जीएसटी के तहत वस्तु एवं सेवाओं को निम्न दर पर, इसमें दरें देखें तो कुल मिलाकर 5 दरें निर्धारित है। 0 भी है, 5 है, 12 है, 18 और 28 की दरें निर्धारित हैं। यानी पहला तो 0 याद कर सकते हैं। इसके 5 के बाद इसमें 7 की वृद्धि, 7 5 12, 12 के बाद इसमें 6 की वृद्धि है, इसके बाद इसमें 10 की वृद्धि करके 4 रेट निर्धारित की गई। इसमें मोटे कीमती और अर्थ कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष तथा सोने पर 3% की दर भी लगाई जा सकती है, इसके बाद देखें वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल द्वारा संचालित होती है। इसका सुझाव विजय केलकर समिति 2002 द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, किस समिति के तहत जीएसटी गठन, तो विजय केलकर समिति 2002 द्वारा दिया गया था। इसका स्वरूप असीम दास गुप्ता समिति ने दिया था। स्वरूप पूछेगा तो स्वरूप असीम दास गुप्ता समिति ने दिया था, सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। इसको सबसे पहले राज्यसभा में असम राज्य ने स्वीकार किया था। यानी इसको सबसे पहले लागू पूछेगा कौन किया, तो असम ने किया था। यानी सबसे पहले राज्यसभा में असम राज्य ने स्वीकार किया था। वर्तमान में जीएसटी की 4 दरें निर्धारित की गई हैं। यानी वर्तमान में जीएसटी की 4 दरें, इसमें 0 वाली नहीं है, देख सकते हैं, यह है, यानी वो वहीं बरकरार है, 0 हटा दें। इसमें आवश्यक वस्तुएं जैसे कि देखें दूध, लस्सी, दही, शहद, फल, यानी ये सारी जानकारी इसमें दिया गया, देख सकते हैं। आदि वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा, इस पर जो है जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी टैक्स पेयर यानी जीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए देख भी सकते हैं। इसलिए हम दृष्टि से इसमें आवश्यक वस्तुओं से दूध, लस्सी, दही, शहद, फल, सब्जी, आटा, बेसन, ताज़ा मीट, मछली, चिकन, अंडा, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, छपी पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियाँ, वस्त्र, हैंडलूम आदि वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी टैक्स पेयर को और आसान बनाने के लिए गीता पोर्टल की शुरुआत किया है, जो टेक महिंद्रा के द्वारा निर्मित किया गया है। गीता पोर्टल का पूरा नाम देखें तो गीता पोर्टल का नाम है जीएसटी इंटरेक्टिव टेक्निकल असेसमेंट। यानी गीता पोर्टल किससे, जीएसटी संबंधित है। जीएसटी यानी इसमें जी से जीएसटी हो गया, और यह आपका जो है इंटरेक्टिव टेक्निकल असेसमेंट है, यानी GITA। तो जी से इसमें जीएसटी पूरा हो गया, आई से इंटरेक्टिव हो गया, टी से टेक्निकल और ए से असेसमेंट होगा। इसने इसको शुरू किया है, तो ये देख सकते हैं टेक महिंद्रा द्वारा इसको निर्मित किया गया है। किसके लिए, जीएसटी टैक्स पेयर को और आसान बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो भारतीय कर प्रणाली इंडियन टैक्स सिस्टम को देख लेते हैं। तो इंडियन टैक्स सिस्टम प्रत्यक्ष इंडायरेक्ट टैक्स है। इंडायरेक्ट टैक्स इसमें देखें तो यह वो कर है जिससे व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है, वहीं कर का भुगतान करता है। अब प्रत्यक्ष कर के बोझ को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसमें करारोपण प्रणाली था, इसका पूर्वानुमान सरल है। आयकर, जैसे आयकर देखें या प्रत्यक्ष कर में क्या, आयकर, इनकम टैक्स, संपत्ति कर, निगम कर एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ब्याज कर, उपहार कर आदि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। और प्रत्यक्ष कर देखें, इनडायरेक्ट टैक्स में देखें, यह कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। इसमें कर के बोझ को स्थानांतरित किया जाना संभव है। इसमें करारोपण की प्रणाली कठिन होता है, इसका अनुमान भी कठिन होता है। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। अप्रत्यक्ष करों के मुख्य देखें तो उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी, बिक्री कर है। आने वाले समय में सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके इसके स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया जाएगा। आने वाले समय का मतलब समय आ गया है 1 जुलाई 2017 से, क्योंकि देखिए 2025 आ चुका है, यानी इसको आने वाले समय जो 8 साल बीत चुका है। उपकर तथा अधिभार को देख सकते हैं, यानी कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर ही उपकर, यानी कर पर भी कर लगा दें तो उसे शेष कहते हैं। जबकि अधिभार सरचार्ज कर पर निरूपित कर होता है, यानी कर पर निरूपित कर जिसकी गणना कर दायित्व की जाती है। सामान्यतः अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है, नहीं अधिभार जो है वो प्रत्यक्ष कर पर लगाया, जबकि उपकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों कर पर जुड़ा होता है। इंपॉर्टेंट नोटेड पॉइंट है।
अगला देखते हैं न्यूनतम वैकल्पिक कर देख सकते हैं। निगम कर की चोरी रोकने के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1997-98 2.5% की दर से मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगाया गया था, यानी ये मैट है। प्रतिभूति लेन देन कर देखें। प्रतिभूति लेन देन कर यानी एसटीटी जो है एक प्रत्यक्ष कर है। एसटीटी क्या है, ध्यान देना है, प्रत्यक्ष कर। शेयर बाजारों में शेयरों के हस्तांतरण मूल्य पर लगाया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को देख सकते हैं। यह इसके बारे में देखें तो यह है कि बोर्ड प्रत्यक्ष करों की उगाही से जुड़े सभी मामलों का निपटारा करता है। इसमें जनवरी 1963 से कार्यप्रणाली किया, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 5 सदस्य होते हैं। प्रमुख अप्रत्यक्ष कर में देख सकते हैं तो उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर यानी CST ये जो है अप्रत्यक्ष कर। GST भी अप्रत्यक्ष कर है, इसको हमने देख लिया। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया। 21वें संविधान संशोधन द्वारा GST को लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं भारतीय कर प्रणाली किस प्रकार से है और किस प्रकार से काम करती है। तो भारतीय कर प्रणाली में देखें तो करापात एवं कराघात के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, अधिकार क्षेत्र के आधार पर कर लगाया जाता है। तो पहले प्रकार में देखें 2 प्रकार से कर लगाए जाते हैं, करापात एवं कराघात के आधार पर। तो पहला प्रकार का टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इसको भी हमने ऊपर विस्तार समझ लिया। जिस पर कर आरोपित किया गया हो उसी से यह वसूला जाता है। जिस पर कर आरोपित किया गया उससे न वसूल कर अन्य किसी व्यक्ति से वसूला जाता है, प्रत्यक्ष कर होता है। इसके बाद अधिकार क्षेत्र भाग केंद्रीय कर होता है, राज्य कर और स्थानीय कर होते हैं। केंद्रीय कर कौन कौन से ध्यान दें तो केंद्रीय करों में 15 है, राज्य कर में भी 15 है और स्थानीय कर यहाँ देख सकते हैं। केंद्रीय कर में आय कर है, निगम कर है, पूंजी लाभ पर कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री पर कर, सीमा शुल्क अन्य हैं। बिक्री कर या वैट है, शराब पर उत्पादन पर शुल्क ये राज्य कर ही है। अफीम व अफीम के उत्पादों पर उत्पाद शुल्क, औषधि उपयोगिता ये राज्य कर है। भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, अचल संपत्ति पर अन्य कर जो राज्य कर है। स्थानीय कर में क्या है आपका है, संबंधित राज्य की व्यवस्था के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके बाद वैट को देखें तो यह वैट क्या है, वैट को हमने देखा है राज्य कर है वैट यानी बिक्री कर, वैट है। वैट देखें तो यह है मूल्य वर्धित कर, इसको कहते हैं। वैट भारत में अप्रैल 2005 से लागू किया गया। इसे लगाने वाला सर्वप्रथम राज्य हरियाणा था। वैट सर्वप्रथम हरियाणा में लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर GST को हमने देख लिया। सीमा शुल्क को छोड़कर केंद्रीय एवं राज्य स्तर के सभी वस्तु एवं सेवाओं के संबंधित अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर इसके स्थान पर एक साथ GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। GST को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है कि इसमें जितने भी अप्रत्यक्ष करते सबको यानी सीमा शुल्क को हटा करके सारे करों को अप्रत्यक्ष करों जोड़ करके इसके स्थान पर एक कर जो है GST लाया गया है। GST के प्रकार देखें तो GST जो है 3 प्रकार की है। CGST यानी केंद्रीय GST, सेंट्रल GST है, SGST स्टेट GST है, एकीकृत GST यानी इंटीग्रेटेड GST है। वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताएं इसमें क्या देख सकते हैं। विशेषताएं में GST वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। यह एक गंतव्य आधारित कर है। GST 3 अंग होंगे, इसमें केंद्रीय GST, राज्य GST और इंटीग्रेटेड GST है। केंद्रीय GST और इंटीग्रेटेड GST केंद्र लागू करेगा। यह दोहरा कर है, ध्यान देना। दोहरा कर से केंद्र और राज्यों द्वारा एक साथ उभयनिष्ठ आधार पर लागू किया जाएगा, यानी केंद्र और राज्य दोनों लगा सकते हैं इसको। वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतर राज्य आपूर्ति पर एकीकृत GST लागू किया गया है। यह केंद्र द्वारा एकत्र किया गया ताकि क्रेडिट श्रृंखला में बाधा उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी इसको GST लागू किया गया, केंद्र द्वारा एकत्र किया गया है। वस्तुओं सेवाओं के आयात को अंतर्जातीय आपूर्ति माना गया है। यह एक लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त यानी IGST एकीकृत इंटीग्रेटेड GST एकीकृत GST उदयधीन है। इसके बाद देखें केंद्रीय GST, CGST, AGST एवं IGST उन तरह पर लागू किया जाए जिसकी अनुशंसा वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। निर्धारित निर्यात की दर 0 होगी। इसमें निर्यात की दर 0 है। देखें GST परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ GST काउंसिल, इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री पदेन इसके अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व वित्त मंत्री पदेन इसके अध्यक्ष हैं। कोरम 50% से सभी राज्यों के वित्त मंत्री अथवा राज्यों द्वारा नामित अन्य मंत्री सदस्य 31 राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर इसमें काउंसिल में इसकी संरचना बनाई गई है। चलिए आगे इसमें देखते हैं तो आपका यह है दिया है कि केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध में क्या है। केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 293 के मध्य की गई है। कर सुधार संबंधी समितियों को देखें तो इसमें चलाया समिति, केलकर समिति, MK गुप्ता समिति वेरी इंपॉर्टेंट इस समितियां हैं। तो ये हमने संविधान के जो अनुच्छेद विस्तार चर्चा कर लिया था केंद्र राज्य संबंधों के बीच में, यानी संविधान के भाग 11 में जो था केंद्र राज्य संबंध था, उसके कई प्रावधान थे, प्रशासनिक, वैधानिक और कर संबंधी प्रावधान को विस्तार समझ लिया। तो आप जाकर जो भारतीय राज्य व्यवस्था वाला लेक्चर है वो आप जाकर देख सकते हैं, उसको प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कर सुधार संबंधी समितियाँ कौन सी 3 महत्वपूर्ण समितियाँ। भारत में कर प्रस्ताव संबंधी कुछ प्रमुख समितियों को देख सकते हैं, जिसमें
वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से, एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर से, करिया समिति केंद्र राज्य संबंध से जिसमें कर का भी प्रावधान था, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से, राकेश मोहन समिति आधार संरचना वित्तीयन से, नदत्या समिति या नंजू नदत्या समिति रेलवे किराए भाड़ा से संबंधित है। इसके बाद नई प्रत्यक्ष कर संहिता को देख सकते हैं। तो नए प्रत्यक्ष कर संहिता को पहले 1 अप्रैल 2011 से लागू करने का सरकार का इरादा, परंतु कुछ तकनीकी कठिनाइयों को देखते हुए इसे 1 अप्रैल 2013 से लागू किया गया है। इसके बाद कर प्रशासन सुधार को देख सकते हैं। कर सुधारों के क्षेत्र में प्रमुख पहल करते हुए, यानी पहला लिख दिया है, प्रमुख पहल करते हुए केंद्र सरकार ने 26 अगस्त 2013 को कर क्षेत्र के विशेषज्ञ वित्त मंत्री के सलाहकार पार्थ सारथी सोम की अध्यक्षता में कर प्रशासन सुधार आयोग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन गठन किया है। किसके अध्यक्षता में? आयोग का कार्यकाल 18 माह निर्धारित किया गया, तो इसमें अध्यक्ष कुल 7 सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके बाद इसमें देखिए महत्वपूर्ण आयोग के प्रस्तावित कार्य क्या है। इसमें देख सकते हैं कि CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2012-13 के बजट में कर अवंचना की रोकथाम के लिए सामान्य परिवर्जन रोधी नियम यानी गार अक्सर एग्जाम में महत्वपूर्ण पहले बहुत प्रासंगिक था गार। इसका जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के लाने का प्रस्ताव किया। काला धन देख सकते हैं। काला धन ब्लैक मनी अवैध रूप से प्राप्त की गई वह आय, यानी पूछेगा काला धन ब्लैक मनी किसे कहते हैं? अवैध रूप से प्राप्त की गई वो आय जिस पर कर अदा करने से बचने के सरकार को सूचित नहीं किया जाता है। यह एक नगद आधारित व्यवस्था है। इसमें कैश होता है जिसका लेन देन गोपनीय अकाउंट बुक में रखा जाता है। इस आय को रियल एस्टेट, गोल्ड अथवा देश से बाहर जमा किया जाता है। देश के बाहर इस तरह की गोपनीय जमाएं स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग आदि देशों में जमा की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो SIT गठित कमेटी देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार ने 27 मई 2014 को, यानी देखें तो 25 आ चुका है, 11 वर्ष बीत चुके हैं इसको। नरेंद्र मोदी सरकार ने 27 मई 2014 का महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए विदेशों में जमा कुछ भारतीयों के काले धन की जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठन किया था। क्योंकि देखें काला धन लाने के नाम पर ही 2014 में मोदी सरकार गठन हुआ था, प्रमुख मुद्दा बनाया गया था। इस SIT के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस MB शाह और उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरिजीत पसायत हैं। इंपॉर्टेंट है SIT के बारे में देख सकते हैं एग्जाम के स्टूडेंट से। इस उच्च स्तरीय SIT के सदस्यों में IB, CBI के निदेशक, खुफिया राजस्व निदेशालय सचिव, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, CBCID चेयरमैन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रेवेन्यू इंटेलिजेंस के महानिदेशक, वित्त खुफिया इकाई के निदेशक शामिल हैं। आधार चयन लाभ हस्तांतरण को इसमें देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। टैक्स हेवन देखें, टैक्स हेवन ऐसे देश हैं या क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई टैक्स अदा नहीं करना होता है। अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ की दर न्यूनतम होती है। स्विट्जरलैंड, बरमूडा। आप देख सकते हैं इसमें करों लागू होने का वर्ष देखें तो संपदा शुल्क 1953 में एल के झा समिति की सिफारिश से प्रारंभ वर्ष 1950 समाप्त कर दिया गया इसको। संपत्ति कर 1957 में M निकोलस की सिफारिश से अध्यारोपित किया गया। आयकर 1960 में बजट 2004-5 से पुनः प्रारंभ किया गया। निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स 1960 से चिल्लाया समिति की सिफारिश में लागू किया। इंपॉर्टेंट है निगम कर। सीमा कर देखें तो 1962 में चिल्लाया समिति की सिफारिश में लागू किया गया। कृषि कर 1972 में KN राज कमेटी की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था कृषि कर को। करों के लागू होने के वर्ष में देखें ब्याज दर 1974 में चिल्लाया समिति की सिफारिश में इसको भी लागू किया गया। ब्याज करें देखें तो 1957 में N निकोलस की सिफारिश पर लागू किया गया। सेवा कर सर्विस टैक्स 1994-95 में लागू किया गया, चिल्लाया समिति के से लागू किया गया। मैट देखें तो 1997-98 में लागू किया गया। प्रतिभूति कर 2004 में, P चिदम्बरम ने वर्ष 2004-05 में लागू किया। आनुषांगिक हित लाभ कर 2005 में, बजट 2010 में वापस ले लिया गया। कमोडिटीज कारोबार कर 2008 में, वर्ष 2008 में प्रस्तावित किंतु लागू होने से पहले ही वापस ले लिया गया। बैंक कैश हस्तांतरण कर 2005 में 31 मार्च 2009 को वापस कर लिया गया, समाप्त कर दिया गया इसको। बजट संबंधी प्रावधान देखें, बजट एवं राजकोषीय नीतियों को देखते हैं, बजट एंड फिस्कल पॉलिसी देखते हैं। तो बजट को सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। तो बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो एक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। जो भारत सरकार देखें तो वो अनुच्छेद 112 की तरह जो आम बजट प्रत्येक वर्ष पेश करता है। जैसा कि देखें अभी 31 जनवरी 2025 को जो है आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा पेश किया गया और उसके एक दिन बाद 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश किया गया 2025-26 के लिए। तो उसको बजट वाले जो करंट अफेयर्स उसमें कवर किया जाएगा। इस चैनल पर आप देखते रहें लगातार। आप जो है इस प्रकार के जो सारी जो गतिविधियाँ हैं आर्थिक संबंधी वो इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे समय समय पर। बहुत से अपलोड भी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर आप देखते रहें। तो इसमें देखें बजट किसी देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं का परिचायक होती है। सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट एक सामान्य व्यक्ति से लेकर बृहद औद्योगिक गतिविधियों तक सभी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष एक ही चीज़ याद रखना, इसका जो उल्टा होगा और अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण संसद के समक्ष रखना आवश्यक है। जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण में पिछले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण देखें तो एनुअल फिजिकल स्टेटमेंट ऑफ लास्ट ईयर। अगले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण को इस प्रकार से देख सकते हैं। ये आर्थिक सर्वेक्षण कहलाता है। पिछले वर्ष का जो होता है आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे होता है, और जो अगले वर्ष का जो होता है सार्वजनिक बजट या पब्लिक बजट या आम बजट कहते हैं इसको। बजट पेश करने के 75 दिन की अवधि के अंदर बजट को पारित कराना आवश्यक है। बजट पेश करने के 75 दिन की अवधि के अंदर, 75 दिन का मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 3.5 महीने, यानी 30 गुना 60 और 15 एक कर देंगे तो लगभग 3.5 महीने में इसको पास कराना आवश्यक है। बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो बजट अनुमानित आय एवं व्यय का एक विवरण है। यह एक सीमित अवधि के लिए होता है। बजट को स्वीकृत करने के लिए एक सार्वजनिक निकाय की आवश्यकता होती है। बजट सार्वजनिक और संसदीय नियंत्रण से मुक्त नहीं होता है, ध्यान देना, मुक्त नहीं होता है। बजट के प्रस्तुतिकरण का दिन फरवरी माह के अंतिम दिन के स्थान पर फरवरी माह के प्रथम दिन कर दिया गया है। बजट निर्माण की प्रक्रिया को देख लेते हैं। इसमें 5 चरण दिखाए गए हैं। पहला चरण बजट का प्राक्कलन अथवा रूपरेखा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है बजट का। दूसरा चरण इसका तो बजट का दस्तावेज तैयार करना, आय व्यय का विवरण इसमें होता है। तीसरे चरण में संसदीय चर्चा के बाद संसदीय अनुमति प्राप्त करना होता है। चौथे चरण बजट का क्रियान्वयन होता है और पांचवा चरण वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षण किया जाता है। इसमें देख सकते हैं बजट निर्माण में भूमिका किसकी होती है। तो बजट निर्माण में भूमिका जो होती है इसमें देखिए वित्त मंत्रालय तो होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो होती है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग भी इसमें शामिल होता है, याद रखना है कैग भी इसमें शामिल होता है बजट निर्माण की भूमिका में। इसके बाद प्रशासनिक मंत्रालय एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री भी होती है और नीति आयोग भी शामिल होता है। देख सकते हैं 4 जो इसमें मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय तो है ही इसके नोडल एजेंसी ग्रुप में। इसके बाद कैग होता है, प्रशासनिक मंत्रालय और नीति आयोग भी इसमें शामिल होता है, बजट निर्माण की भूमिका में शामिल हैं। इसके बाद बजट के प्रकार देखें, यानी शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट। तो इसमें आम बजट होता है जो 112 अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वर्ष पेश किया जाता है, यानी पूर्व वाले बजट को हम एक साल पूर्व का आर्थिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे होता है, एक साल बाद वाला जो आम बजट होता है। इसके बाद परिणामोमुखी बजट आउटकम बजट होता है, लैंगिक बजट जेंडर बजट होता है और निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट होते हैं। तो इस प्रकार से देखें बजट कितने हो गए, 5 प्रकार से। शून्य आधारित बजट ये भी आपका यहाँ केंद्र में दिखाया गया है। आम बजट या पारंपरिक बजट को देख सकते हैं, इसमें सारी जानकारी। निष्पादन बजट को देखा जा सकता है, यहाँ परिणामों के बजट को भी देखा जा सकता है किस प्रकार से। लैंगिक बजट को क्या दें, शून्य आधारित बजट में प्रत्येक कार्य का निर्धारण शून्य आधार पर किया जाता है, अतः पुराने व्यय के आधार पर एक नए व्यय देते हैं तो प्रत्येक वर्ष। तो शून्य आधारित बजट का एग्जाम्पल दे दिया है, जबकि लैंगिक का मतलब शायद सीधे बात है लिंग आधारित होगा, या तो महिला के पुरुष के लिए ज़्यादा महिलाओं के आधारित बजट पेश किया जाता है, या जो भी स्थिति हो वो लिंग आधारित बजट होगा, लैंगिक आधार पर होगा। चलिए नोट को अब देख लेते हैं। नोट देख लें तो भारत में जीरो बेस्ड बजटिंग प्रक्रिया की शुरुआत CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा की गई थी। केंद्र सरकार उस बजट को वर्ष 1987 में लागू करने का निर्णय लिया। भारत में राजस्थान ऐसा पहला राज्य जिसने वित्त वर्ष 1995-96 जीरो बेस्ड बजट की सभी विभागों में सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया था। महत्वपूर्ण तथ्य देखें, जीरो बेस्ड बजट का जनक पीटर ए पायर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में से अमेरिका के संघीय बजट 1990 में लाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। पृथक रेल बजट समाप्त कर दिया गया। वर्ष 2017-18 रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। अब पृथक रेल बजट पेश नहीं किया जाता है। तो यहाँ बजट की प्रक्रिया देख सकते हैं। यहाँ पर शून्य बजट को एक बार देख लेते हैं। शून्य बजट क्या है, आम बजट को हम यहाँ देख लिया, निष्पादन बजट को देखिए, परिणामों के बजट को आउटकम बजट ये है। तो यहाँ देख सकते हैं सर्वप्रथम निष्पादन बजट की शुरुआत संयुक्त अमेरिका में हुई थी। इसके सारे बजट यहाँ देख सकते हैं। भारत में महत्वपूर्ण कार्य उपलब्धि बजट भी कहा जाता है। ये सारे बजट को यहाँ पर देखा जा सकता है। और शून्य आधारित बजट का डिफिनेशन यहाँ दे दिया गया है लैंगिक बजट में, इसको ये शून्य आधारित बजट से प्रत्येक वर्ष का शून्य आधारित बजट में प्रत्येक कार्य का निर्धारण शून्य आधार पर किया जाता है, अतः पुराने व्यय के आधार पर नए व्यय का निर्धारित नहीं किया जाता है, अपितु प्रत्येक कार्य नए बिंदु से निर्धारित किया जाता है, शून्य बजट कहलाता है। आगे देखते हैं। बजट में देखें तो बजट किस प्रकार से ये इसका देख सकते हैं, बजट का क्या प्रावधान इसमें है। यानी बजट को देखें तो ये आय है, ये व्यय है। आय में देखें इसका किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से बजट पेश किए जाते हैं। तो राजस्व प्राप्तियाँ, आय में राजस्व प्राप्तियाँ की जाती हैं, तो राजस्व कर और गैर कर राजस्व होता है। कर राजस्व में अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर में हमने देख लिया था, ये सारे जो कर हैं, यानी ये जो कर हैं सारे ये आपके प्रत्यक्ष कर हैं, और ये कर जो आप दिखाए गए हैं यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष कर हैं। गैर कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभ और लाभांश शुल्क और जुर्माना व अनुदान होते हैं। इसके बाद पूंजी प्राप्तियाँ यानी राजस्व प्राप्तियाँ, आय जो आय आपका है इसको देखें, बजट में जो इनकम है उसमें राजस्व प्राप्तियाँ होती है। राजस्व प्राप्तियाँ के अंतर्गत ये 3 प्रकार का हमने खाका, बल्कि 2 ही प्रकार का था। पहला कर राजस्व 2 भागों में बट गया था, इससे कर राजस्व में यह था। इसके बाद पूंजी प्राप्तियाँ, पूंजी प्राप्तियों में देख सकते हैं ये ऋण की वसूली, उपनिवेश और उधारी शामिल होते हैं। व्यय में देखें तो पहला तो पूंजी मतलब आय जो प्राप्त होगा और दूसरा व्यय होगा, मतलब एक कमाया जाएगा खर्च किया जाएगा। तो व्यय में क्या होता है, व्यय जो न तो संपत्ति का सृजन करता और न ही देनदारियों को कम करता है।
इसमें क्या शामिल होते हैं? राजस्व व्यय में वित्त आयोग अनुदान हस्तांतरण, केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, सब्सिडी, रक्षा, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक व्यय जैसे वेतन, पेंशन आदि। इसके अलावा देखें तो पूंजीगत व्यय कॉम्प्लेक्स में यानी कैपिटल में व्यय जो संपत्ति का सृजन करता है या देनदारियों को कम करता है, जैसे सड़क, पुलों, भवनों का निर्माण। इसमें ये व्यय तो होता है लेकिन ये सृजन भी करता है भविष्य में। भूमि और मशीनरी का खरीद, शेयरों में निवेश, राज्यों और विदेशी सरकार को ऋण देना जो कि बाद में मिल जाते हैं। इसमें देखें तो केंद्रीय राजस्व और व्यय, रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है, अक्सर आम बजट पेश किया जाता है। तो ये देखें बजट 2023-24 का दिया गया है, जबकि वर्तमान में जो है बजट 2025-26 पेश किया जा चुका है। तो 25-26 वाले बजट में हम इसको देखेंगे। लेटेस्ट करंट अफेयर्स ईयरली या जो मंथली होता है पत्रिकाएं, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल की जाएंगी। तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो है यह 2023-24 के बजट के आधार पर दिया गया है। इसमें हम एक नज़र देख सकते हैं, लेकिन यह आगे हम जो है इसमें अपडेट करते हुए 25-26 के आम बजट को कवर कर लेंगे। तो आप इसको केवल जानकारी के रूप में देख लें कि बजट 2023-24 में क्या दिया गया था, इसमें सारी जानकारी दी गई है। इसके बाद देखें भुगतान संतुलन को देखते हैं, यानी यहाँ तक ये जो था ये आपका दिया गया 2023-24 के बजट के बारे में दिया गया है। भुगतान संतुलन देखें यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट तो व्यवस्थित अभिलेख है, यानी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, आर्थिक लेन देन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, निश्चित समयावधि पर आधारित है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के आधार पर दिया गया है। तो ये सारी जानकारी इसमें दिया गया है, एक नज़र इसको देख लें। भुगतान संतुलन की दरें, कंपोनेंट ऑफ बीओपी, चालू खाता, अब पूंजी खाता। चालू खाता का मतलब इसको समझ लें, ज़्यादा ये डीपली हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, लेकिन फिर भी जानकारी को देखें तो चालू खाता करेंट अकाउंट में दृश्य व्यापार विजुअल ट्रेड होता है और दृश्य व्यापार इसमें शामिल होता है। इसके अंतर्गत यह है, और इसमें देखिए दृश्य में सेवाएं, आय और ट्रांसफ़र होता है, और इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। पूंजी खाता के अंतर ऋण, बैंकिंग पूंजियाँ और विदेशी निवेश होते हैं। इसके बाद विदेशी निवेश में FDI और FII होता है। बैंकिंग पूंजी क्या होती है? बैंकिंग कैपिटल अनिवासी भारतीय जमा NRI डिपॉजिट होता है। ऋण में आप देख सकते हैं संपूर्ण सरकारी ऋण और वाणिज्यिक ऋण इसमें शामिल हैं। इसके बाद व्यापार शेष यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, भुगतान शेष का चालू खाता, करंट अकाउंट BOP के बारे में यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद भुगतान शेष का चालू खाता था, भुगतान शेष का पूंजी खाता, करंट अकाउंट BOP एंड कैपिटल अकाउंट BOP क्या अंतर है यहाँ दिखाया गया है। भुगतान शेष था व्यापार शेष, बैलेंस पेमेंट एंड बैलेंस ट्रेड के बारे में अंतर है। निवेश, विदेशी निवेश यानी इसको देख सकते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो विदेशी निवेश में देखें तो क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी व्यक्ति तथा संस्थानिक संरचनाओं द्वारा पेश की आधारभूत संरचना, मुद्रा बाजार तो उद्योगों में किया गया निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। पेश की आधारभूत संरचनाओं द्वारा पेश की आधारभूत संरचना, पेश यहाँ लिखा है, यहाँ देश होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। FDI के प्रकार देखते हैं। FDI के प्रकार दो प्रकार का होगा, एक ब्राउन फील्ड होगा FDI और एक ग्रीन फील्ड FDI होगा। ब्राउन फील्ड का मतलब इसको देखें, ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिससे पहले से ही स्थापित किसी कंपनी में निवेश किया जाता है उसे ब्राउन फील्ड FDI कहते हैं। इसके बाद ग्रीन फील्ड देखें, ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसके माध्यम से किसी नई कंपनी, इकाई अथवा अवसंरचना को विकास किया जाता है। तो दो प्रकार से FDI हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहा। इसके बाद इसमें देख सकते हैं यह सारी जानकारी है। इसमें देखें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में वृद्धि होती है, अतिरिक्त रोजगार का सृजन, तो चालू खाते के घाटे में कमी होती है, विदेशी औद्योगिक का आगमन होता है, अनुसंधान विकास को प्रोत्साहन, अर्थव्यवस्था की क्षमता निर्माण वृद्धि होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हानि क्या है? आधुनिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि से उपभोक्तावाद में वृद्धि होगी, छोटे उद्यमों को हानि होगी, सार्वजनिक नीतियों में अनावश्यक हस्तक्षेप खतरा होगा, पर्यावरणीय समस्याएं वृद्धि हो सकती है, यानी पर्यावरण को हानि हो सकती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI था संस्थागत विदेशी निवेश, FII में अंतर क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में देखें, किसी भी सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनी में 10% अथवा उसके अधिक पूंजी का निवेश FDI माना जाता है। किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 10% से कम पूंजी का निवेश FDI, यानी 10% से अधिक रहेगा तो FDI, 10% से कम रहेगा तो FII हो जाएगा। इसमें निवेशक का कंपनी के प्रबंधन बोर्ड का सदस्य होता है। इसमें निवेशक का कंपनी के प्रबंधन बोर्ड का सदस्य होता है, निवेशक कंपनी के प्रबंधन बोर्ड का सदस्य नहीं होता है। यह दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म निवेश है जो सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होता है। ये FII लघु अवधि का निवेश से सामान्यतः 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होता है। ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं, सारी जानकारी इसमें दी गई है एग्जाम में। FDI के अंतर्गत क्षेत्रवार अधिकतम सीमा पहले निर्धारित की जाती है, जैसे बीमा क्षेत्र में 49% FDI, निजी बैंकों में 75 FDI। ये सारी जानकारी अप्रवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश संबंध में व्यापक विवेचना की आवश्यकता से मैं आराम से लिखें, यहाँ देख सकते हैं। पहले FII की दो श्रेणियाँ थी, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, QFI क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये सारी जानकारी। इसके बाद नियंत्रण कैसे होता है? तो FDI का नियंत्रण देखें तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के माध्यम से नियंत्रण करते हैं RBI।
विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड द्वारा किया जाता है। कंपनियों द्वारा एफडीआई की मात्रा में घोषणा करना अनिवार्य है। इसके देखें तो व्यक्तिगत एफडीआई पर सेबी का नियंत्रण, इसमें सेबी का नियंत्रण होता है। कुल एग्रीगेट पर आरबीआई भी दिशा निर्देश दे सकता है। कंपनियों द्वारा एफडीआई के अंतर्गत निवेश की घोषणा करना अनिवार्य नहीं है। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। अब आखिरी चरण में हम इसमें पहुंच चुके हैं। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 थी, हालांकि इसको अपडेट किया जाएगा करंट अफेयर से, इसलिए यहाँ पर आप केवल देख लें कि विश्व निवेश रिपोर्ट यहाँ पर जो है ये 2022 का दिया है, इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं विश्व निवेश इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पुराना हो चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का दिया है, ये अपडेट कर दिया जाएगा, जो बहुत जल्दी इसके जो है करंट अफेयर्स ईयरली का लेक्चर बहुत जल्दी इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप इसको देख लें, इसमें दिया है 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि करंट में देखें तो 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण जारी हो चुका है 31 जनवरी 2025 को। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं सारे राजकोषीय घाटा, विदेशी मुद्रा भंडार, ये सारी चीज़ें जो है इसको अपडेट करना आवश्यक हो जाता है, ये पूर्व में दिया गया है। अब इसमें थोड़ी जानकारी ऐड कर ही लेते हैं। तो भारत की औद्योगिक नीति को देख लेते हैं। इसमें क्या है, तो 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषणा की थी। 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की पहली यानी पहल लिख दिया औद्योगिक नीति की घोषणा की। 30 अप्रैल 1956 को द्वितीय औद्योगिक नीति घोषित की गई, जिसका उद्देश्य आधारभूत और भारी उद्योगों के सुदृढ़ आधार तैयार करना, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक तथा विकासोन्मुखी औद्योगिक सलाहकारी क्षेत्र का निर्माण करना था। नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई, जिससे 3 आयाम है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी है, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और जो प्रधानमंत्री जो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें देखें तो भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र 1965 से कांडला गुजरात में जो बंदरगाह स्थापित किया गया। और 2005 में सेज अधिनियम लाया गया था। 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा देती है। बाद में सार्वजनिक उपक्रम देखें तो भारत सरकार इन कंपनियों को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न दर्जा देती है। इसमें अपडेट करना आवश्यक है, क्योंकि ये सब वृद्धि हो चुकी है वर्तमान में। नवरत्न और मिनीरत्न की शुरुआत वर्ष 1997 था की गई, जबकि महारत्न योजना 2010 में की गई है। इंपॉर्टेंट है। भारत की महारत्न कंपनी 2022 तक, हालांकि इसमें वृद्धि हो चुकी है, काफ़ी वृद्धि हो चुकी है, इसलिए इसको अपडेट जो है करंट अफेयर्स कर दिया जाएगा। और इसमें जो है भारत की मिनीरत्न कंपनी 2022 तक इसमें वृद्धि हो चुकी है। मानक यहाँ देख सकते हैं, मानक इंपॉर्टेंट है। महारत्न की क्या मानक है, नवरत्न की क्या मानक है, एक से एग्जाम पूछा जाता है। तो नवरत्न का दर्जा शेयर बाजार सूचीबद्ध हो, नवरत्न का दर्जा यानी महारत्न कौन बनेगा, नवरत्न का दर्जा उसको होना चाहिए, और शेयर बाजार सूचीबद्ध हो। विगत 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय यानी देख सकते हैं 25,000 करोड़ से अधिक हो, वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो। नवरत्न मिनी रत्न का दर्जा उसको प्राप्त होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की, तथा 6 प्रदर्शन मार्जिन गणना करते समय समग्र इसको 60 या उससे अधिक होना चाहिए।